आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आरपीसी के द्वारा जो ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर जो पहले में पूर्व के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं यानी पेपर हुए हैं प्रीवियस, उनके टॉपिक वाइज हम प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो आइए आज हम राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के इस सेशन की ओर। और अब हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, अधिक समय नहीं रहा, तो हम प्रश्नों के हिसाब से जिस प्रश्न की जरूरत होगी हम उस प्रश्न की थोड़ी एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले राजनीतिक यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए वो, उसके बाद राजनीतिक अंदर से जितने प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न स्कूल व्याख्याता यानी व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग के द्वारा 2024 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये प्रश्न आया था। बेरुबारी मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या भारती चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य, या अनुत्तरित। तो कौन से के अंदर इसको कहा गया था? तो बेरुबारी जो मामला था इसके अंदर 1960 के अंदर ये हुआ था। बेरुबारी यूनियनवाद इसको कहते हैं, 1960 के अंदर हुआ था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और सदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो मामला हुआ था 1965 के अंदर हुआ था। और यह प्रस्तावना जो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता। यह सदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का हुआ था। उसके बाद हम बात करें गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो हुआ था वो 1967 के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना का जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसके ऊपर नियंत्रण और विवादित जो सीमाएं हैं उसको आरोपित नहीं कर सकता। यह हम इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, यानी इसका बेरोबारी 1960 है वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है और ये स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, या अनुत्तरित। तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर हुआ था और यह 1973 के अंदर होता है। क्या होता है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है किंतु संशोधन में इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि जिससे संविधान की मूल ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि संविधान है वो भारत का, यानी प्रस्तावना भारत के संविधान का मूल ढांचा है, इसके अंदर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था 1973 के अंदर। तो इसका हमने कर लिया। चलते हैं प्रश्न नंबर, यानी उसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आया हुआ 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये प्रश्न आया था, है कि संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है जिनके माता पिता में कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों के द्वारा आवश्यक है। डी, इनमें से कोई नहीं। हमें इनमें से जो सही है वो हमें छांटना है। तो इन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत ये पूछा हमें प्रत्येक भारत का नागरिक होगा। कौन सा नागरिक हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरे ऑप्शन की ओर हम चलते हैं कि जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा, बिल्कुल ये भी सही है, कोई भी माता या पिता
यहाँ पर पैदा हुआ हो वो भी मान्य होता है। तीसरे ऑप्शन की ओर हम चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों में आवश्यक है। बिल्कुल सही, ये भी सही। अभिव्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, वह बोल सकता है, लेकिन उनके पास एक कैदी वो और जिसके पास सशस्त्र बल हैं उनको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। और यानी इसके तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल राइट हैं, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन कट गया, तो इसमें ए, बी और सी तीनों से यानी सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। इसके अंदर है कि संविधान का जो भाग 2 है उसके अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया है, जो कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है कि प्रावधान कहाँ से है, कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। 26 जनवरी के बाद जो राजस्थान राज्य उसको कौन सी श्रेणी के अंदर रखा गया? भाग ए राज्य में, भाग बी राज्य में, सी राज्य में या डी राज्य में, या अनुत्तरित कौन से राज्य के अंदर? बी राज्य के अंदर है माना गया था। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। 26 जनवरी 1950 को राज्यों को 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? ए भाग, बी भाग, सी और डी। तो बी भाग में शामिल राजस्थान था। बी श्रेणी में वे राज्य थे जो आज़ादी के बाद छोटी व बड़ी रियासतों के एकीकरण से बने थे। उनमें कुल कितने राज्य थे? 9 राज्य थे उनमें। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया है? यह व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। लोग का, नागरिकों का, लोग एवं नागरिक दोनों का, या न तो लोग न नागरिकों का, अनुत्तरित। तो कौन से शब्द या शब्द उद्देशिका के अंदर पूछा हमें, तो वहां पर भारत के लोग और नागरिक दोनों का हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। इसके अंदर यह कहा गया उद्देशिका में यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इसलिए लोग एवं नागरिक दोनों का प्रयोग है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर ये पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, के मुंशी थे, या कोई नहीं, अनुत्तरित। तो प्रारूप समिति के सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा है वो कर लेते हैं। संविधान सभा का जो कार्य संचालन समिति की सिफारिश के ऊपर 29 अगस्त 1947 को इसका 7 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों ने किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर को निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है कब हुई थी, यह भी आप सभी के सामने डेट है, पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यह हमें ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह 2011 के अंदर पूछा गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरशाला कहा है? अंतरशाला किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या अनुत्तरित। तो किन्होंने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 3 के अंदर 12 से लेकर के 35 हैं, जिसके अंदर संविधान की आत्मा कहा है। वहीं अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान का हृदय है और आत्मा है। अब एक हम अंग्रेज है उसकी बात करते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। अंतरशाला तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और हृदय और आत्मा 32वां अनुच्छेद है, संविधान के उपचारों के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा का, यह हमें ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जिसकी हमने चर्चा कर ली है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या है
स्कूल व्याख्याता भर्ती कोच 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये हमें इसके अंदर पूछा गया है और कितनी अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 395 भाग 20 है, अनुसूची 8 है। अनुच्छेद 395 22 भाग है, अनुसूची 12 है। अनुच्छेद 396 21 भाग है, अनुसूची 10 है। अनुच्छेद 396 22 भाग, अनुसूची 8। अनुत्तरित प्रश्न तो कितने अनुच्छेद हैं? 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग के द्वारा 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो आया था। आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी वेयर। अनुत्तरित किसने कहा है कि संविधान बहुत लंबा है, विश्व का सबसे लंबा विस्तृत व्यापक संविधान है, ये किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 375(5) में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता होती है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना चाहिए। इनमें से हमें सही कथन का चयन है वो करना है। तो इसके अंदर 375(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। और 75(5) में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य होती है, यह भी सही है। तो यानी ए व बी दोनों सही है। तीसरे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार बिल्कुल सही है। और चौथा अनुच्छेद 325 में धर्म है, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में के लिए किसी भी व्यक्ति को अपात्र नहीं घोषित कर सकते, यह भी सही है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों यानी चौथों चारों सही है। इस प्रकार पहला ऑप्शन है उपयुक्त सभी है, यानी सभी सत्य कथन है। तो हम पहले ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। अब यह प्रश्न है वो भारतीय कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, सिद्धांत, संगठन, व्यवहार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? हमें गलत कथन का चयन करना है। सबसे पहले हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं और उस समय प्रश्न की जो भाषा है वो अगर हम समझ लेते हैं तो मान लीजिए हमने आधा प्रश्न है वो सॉल्यूशन, आधा प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया है। इसके अंदर कौन सा कथन है वो गलत है ये पूछा है। और ये 2024 के अंदर स्कूल भर्ती जो व्याख्याता संस्कृत विभाग के द्वारा करवाई गई थी उससे प्रश्न आया है। पहला ऑप्शन है संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, सही है या गलत है इसको हम छोड़ देते हैं। क्या प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है? नहीं करती है। अगले और चलते हैं। संसदीय समिति का अर्थ है संसद के द्वारा प्रयुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष के द्वारा नामित समिति। संसदीय समिति, तीसरा ऑप्शन है संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। चौथा है संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। अनुत्तरित सही। तो हमें गलत कथन पूछा है, तो संसदीय समिति अपना जो प्रतिवेदन है प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, नहीं ये प्रश्न है ऑप्शन है वो गलत है। तो संसदीय समिति सदनों का यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि संसदीय समिति एक क्या है। एक चैनल है जिसे संसद के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी समिति तथा दूसरी तदर्थ समिति या अस्थायी समिति बोल सकते हैं हम, जिसे आवश्यकता के हिसाब से हम गठन करते हैं और आवश्यकता नहीं हो तो उसका विघटन कर देते हैं। जैसे प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को अथवा संसद के अध्यक्ष या सभापति व सचिवालय को प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को नहीं, या तो अध्यक्ष यानी सभापति व सचिवालय को प्रस्तुत करेंगे, ये इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनिमय के लिए नियम कौन बनाता है? ये 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था।
संसद के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या संसद के द्वारा सिविल और न्यायिक अधिकारी के द्वारा, या अनुत्तरित। कौन इसका पद्धति प्रक्रिया, उस न्यायालय की पद्धति प्रक्रिया का साधारणीकरण विनियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही यह तय होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। कहाँ पर? अनुच्छेद 145 की ओर हम चलते हैं। अनुच्छेद 145 में साफ साफ लिखा गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि की उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियमन बना सकेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 145 के अंदर कहा गया। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में और 2024 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्रात्मक प्रणाली से, या संघ प्रणाली से, या अनुत्तरित। तो यह संसदीय प्रणाली के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है इनमें से? संसद की, पहला ऑप्शन संसद की सर्वोच्चता, या दोहरी कार्यपालिका, या वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, या अनुत्तरित है। हमें इसके अंदर कौन सी विशेषता? संसद की सर्वोच्चता होती है, बिल्कुल सही है। दोहरी कार्यपालिका भी होती है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय, ये भी सही है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी। इस प्रकार इसमें चारों ऑप्शन है वो सही है। तो अनुत्तरित नहीं, बल्कि इसके अंदर हम स्टार देंगे। सभी ऑप्शन है, ये सारी की सारी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, तो चारों सभी सही हो जाएंगे। सभी ऑप्शन है वो राइट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, या अनुत्तरित। कौन सी है? इसके अंदर हमें बात करें तो राज्यसभा के द्वारा होता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, और वेतन भत्ते भी सभापति के अनुसार ही उसको मिलते हैं। तो राज्यसभा का होता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह के चिन्हित कीजिए। 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। नंबर 1 चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन, या दिवालियापन, अवैधानिक आचरण, अपराध, भ्रष्ट आचरण, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि, अनुत्तरित प्रश्न। तो हमें यह पूछा है कि वह नागरिक जो मताधिकार देने के योग्य नहीं होता है उसके अंदर हम किसे शामिल करेंगे? जो अपराध हो, भ्रष्ट हो, या वैधानिक आचरण यानी संविधान के प्रति आचरण उसका सही नहीं हो और गैर निवास करता हो। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। यह कहाँ पर दिया हुआ है? हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर ये लिखा गया है कि गैर निवास यानी अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण वाला व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने में अयोग्य होता है। 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। पहले मतदान करने की आयु है वो 21 वर्ष थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 4 थी, 5 थी, 6 थी, या 7 थी? तो कुल भाग लेने वाले दलों की संख्या है वो 6 थी। कौन कौन से थे? हम इसकी चर्चा करें तो वह कौन कौन से थे? 6 दल थे राष्ट्रीय और 5 दल राष्ट्रीय दलों जैसे, जिनमें से 5 तो राष्ट्रीय दल से कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, आप है, CPIM, इन्होंने भाग लिया। छठा राष्ट्रीय दल जिसने भाग नहीं लिया था वो NPP है, इन्होंने क्या नहीं भाग नहीं लिया था। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सूची 1 राजनीतिक दल, सूची 2 पार्टी के चिन्ह है, उनका हमें सुमेलित करना है, और ये 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इंडियन नेशनल लोक दल। तो हम बहुजन समाज पार्टी जिसे बसपा भी कहते हैं उसका हाथी का चिन्ह होता है, तो इसके अंदर पहले में 3 हो जाएगा, और ये 1984 के अंदर अपनाया गया था। राष्ट्रवादी
कांग्रेस पार्टी जिसे एनसीपी कहते हैं उसकी क्या है, उसकी घड़ी है तो राष्ट्रवादी, और यह 1999 के अंदर आई थी। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरे ऑप्शन में। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जिसे टीआरएस कहते हैं उसकी क्या है, कार है दूसरा ऑप्शन, और 2001 के अंदर ये आई थी। तीसरी इंडियन नेशनल लोकदल चश्मा हो गया, और ये 1998 के अंदर आई थी। तो अब इसका मिलान कर लीजिए आप। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19 की ओर। भारत की निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। 4 को, 5 को, 6 को या 7 को कितने राष्ट्रीय दलों को मान्यता 6, 7 कितनों को 7 को प्राप्त की गई थी? कौन कौन से थे? 7 को। वर्तमान के अंदर 6 ही दल बचे हैं। कितने दल? 6 दल बचे हैं। कौन सा नहीं है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी है, इसको 2023 के अंदर राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था। और उन्हीं के स्थान पर हम बात करें कि तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया गया, क्योंकि इन्होंने भाग लेते हुए अधिकतम आंकड़ों को हासिल नहीं किया, इसलिए वापस ले गया। 2019 एनपीपी को 2019 में और आम आदमी पार्टी को 2023 के अंदर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। यह राष्ट्रपति निर्वाचन एवं आपातकालीन शक्तियों से संबंधित ये प्रश्न अब आगे हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा 70 में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? यह फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 356 ए क में, अनुच्छेद 356 ए ख में, अनुच्छेद 357 ए ग में, अनुच्छेद 360 ए ख के अंदर। तो यह अनुच्छेद 357 ए ग के अंदर कहा गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ और नहीं, यानी सही और गलत का सबसे पहले में ध्यान रखना है। 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या सा खतरे में हो। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो राइट है। दूसरा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, ऐसे कंडीशन के अंदर की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती, बिल्कुल सही है। फिर इसको संसद के अंदर फिर से पारित करना होता है। तो हमें क्या पूछा? गलत कथन पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपातकाल के दौरान विधायक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। सभी विधेयकों को नहीं होता, इसके अंदर कुछ विधेयकों को रखा जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका हो गया सही। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। सूचियों के नीचे कूट दिए गए हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर सूची 1 व सूची 2। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति की महाभियोग का आधार, संविधान का उल्लेख। तो हमें सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो मंडल है वो सूची अनुच्छेद 54 के अंदर होता है। अनुच्छेद निर्वाचन मंडल कहाँ पर है? अनुच्छेद 54 के अंदर है। तो चौथे ऑप्शन यानी अनुच्छेद 54 आ जाएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु योग्यताएं हैं वो 58 के अंदर है। तो योग्यताएं 58 कहाँ पर है? पहले ऑप्शन के अंदर है। महाभियोग, राष्ट्रपति जो महाभियोग है वो 56 के अंदर लगाता है, और महाभियोग का आधार का वो 61 के अंदर है। तो अब इसका मिलान कर लीजिए। पहले में 4, उसके बाद 1, यानी 4 1 4 और 4 1, यानी ये भी कट गया, ऊपर वाले कट गए। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नलिखित में से सही क्रम है? स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, या संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण और संरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरचना अनुत्तरित। तो सही क्रम यह था कि संविधान,
का परिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण, संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या सभी सदस्य भाग लेते हैं? नहीं ले सकते, सभी सदस्य भाग नहीं लेते। पहला ऑप्शन है वो इसका गलत हो गया। चलते हैं हम अगले की ओर। वह संविधान की निर्वाचित सदस्यों और राज्य की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के से बने निर्वाचन मंडलों के द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, पहले नहीं लेते थे लेकिन अब लेते हैं। यह भी सही है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार दूसरा तीसरा और चौथा यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 25 की ओर। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा रेखांकित की जाती है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, अनुत्तरित। तो गणराज्य शब्द है निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित गणराज्य आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि इसका जो अर्थ है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचित न होकर के निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत यानी चुनाव होगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की ओर। भारत के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल के द्वारा उनमें अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। क्या सही गलत है? सही है। ये तो गलत हमें पूछा है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगला ऑप्शन है यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। बिल्कुल रहता है विकल्प, ऐसे कैसे नहीं रहता है। पुनर्विचार के बाद भेजता, लेकिन अगर वापस पुनर्विचार के लिए अगर भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदन नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से होती है। बिल्कुल सही है। और ये 201 के अंदर सीधा कहा है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उसको राज्यपाल अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, जिस पर अनुच्छेद यानी कर सकता है। और उसके बाद अनुच्छेद 201 के अंदर यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को पुनर्विचार के बाद वापस भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। लेकिन अगर संसद उसी विधेयक को पुनर्विचार के बाद यानी पहले पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति है वो भेजता है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, यानी हम बात करें 200 के अंदर तो यह कहा कि राज्यपाल है उसके पास उसको रखने का प्रावधान है विधेयक को, और वही विधेयक अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास अगर भेजता है तो राष्ट्रपति 201 के अंदर उसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। और अगर संसद ने पुनर्विचार के यानी राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए संसद को भेज दिया और संसद ने पुनर्विचार के बाद उसको पढ़ने के बाद बगैर संशोधन किए हुए अगर वापस राष्ट्रपति के पास अगर भेजती है संसद तो राष्ट्रपति ये बाध्य हो जाता है कि उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उसको नियम को लागू करना पड़ता है। यह बात इसके अंदर लिखी गई थी और इसको हमने विस्तार से समझ लिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। कौन से अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र की बात कर रहा है? अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 357, 356, 353 और 351 में। तो कौन से के अंदर? अनुच्छेद 356 के अंदर यह है कि अनुच्छेद 356 में यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसकी राज्य का जो शासन है वो संविधान की उपबंधों के हिसाब से नहीं चला जा रहा, वहाँ पर राजाशाही शासन है,
वो मनमर्जी का शासन लागू हो गया हो, तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 के अंदर आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ये प्रश्न ऐसा दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 में है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागालैंड, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम एवं मेघालय में, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश में अनुत्तरित कौन से के अंदर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ कहाँ के ऊपर इसका उपबंध है वो किया गया है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर किया गया है। संविधान विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 जे व 371 यानी 371 जे व 371 यह के अंदर अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग का चरितार्थ नहीं करता? व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न आया है। संसदीय एवं गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक, संसदीय एवं संघीय एवं संसदीय, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय, अनुत्तरित। तो हमें यह पूछा है कि अध्यक्षात्मक अवस्था के अंदर राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती है, यह प्रश्न इसके अंदर आया है। तो इसके अंदर एक तो अध्यक्षात्मक होती है और गणतंत्रीय होती है। तो चौथा ऑप्शन है वो सही है। कौन कौन सी? एक तो नामात्र व एक वास्तविक होती है। इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति में, जबकि संसदीय व्यवस्था में ये नामात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि सारी शक्तियां है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है, तो ये नामात्र का होता है। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 30 की ओर। वे 3 अधिकार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है? आंतरिक अशांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अनुत्तरित। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो किसके तहत यानी अनुच्छेद 352 की बात कर रहा है? तो आंतरिक अशांति हो जाएगा। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर आंतरिक अशांति शब्द को हटाया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। वर्तमान के अंदर 3 आधार के ऊपर युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की युद्ध घोषणा की जा सकती है। यानी युद्ध है, बाहरी आक्रमण, इनके आधार पर की जा सकती है। आंतरिक अशांति, इसको 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और उसके हिसाब से इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो चलते हैं, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। यह स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा ही पहला ऑप्शन है संविधान का उल्लंघन हो, प्रशासन से असहयोग हो, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति हो, निषेधाधिकार का दुरुपयोग हो, या अनुत्तरित। तो कब लाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करता हो उस समय लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंदर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग को कैसे करेंगे हम? किसी भी संसद में लाया जा सकता है, और लाने से पहले संसद में पेश करने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग 2018 के अंदर यह प्रश्न है पूछा गया था। जाकिर हुसैन के, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह या कोई नहीं? तो किसे दूसरी वरीयता, द्वितीय वरीयता से चुना गया था? तो वीवी गिरी को चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 1969 के अंदर कब हुए थे? 1969 की हम बात करें, 1969 में इनको दूसरे दौर में मतगणना करानी पड़ी थी, जबकि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। ऐसा एकमात्र एक बार ही हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपातकाल किन दशाओं का उल्लेख है? ये 2018 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा व्याख्याता भर्ती हुई थी, वहाँ यह प्रश्न पूछा गया था। युद्ध एवं 355 में युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह है, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध एवं आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। तो 355 के अंदर बाहरी आक्रमण एवं अशांति शब्द है, इसके प्रयोग आया, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी अवधि हो सकती है? अधिकतम अवधि है वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल, अनुत्तरित। अधिकतम अवधि पूछा राष्ट्रपति शासन की, तो वो 3 साल हो सकती है। 3 साल कैसे हो सकती है? यानी यदि संसद का दोनों सदन के द्वारा अगर मंजूरी दे दी जाती है तो राष्ट्रपति 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहती है।
और हर 6 महीने के लिए बढ़ाता जाता है। 6-6 महीने करते हुए 3 साल तक इसको किया जा सकता है, यानी 3 साल तक इसको, अधिकतम 3 वर्ष तक इसको लगाया जा सकता है, उसके बाद नहीं होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। राष्ट्रपति के आपातकाल संगतियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करना है। 2013 केंद्रीय प्रश्न है, वो पूछा गया था। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में सहसूचित न करे। तो हमें गलत प्रश्न है वो पूछा है, क्या क्या अनुच्छेद 352 के अधीन कोई भी आपातकाल तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा के लिए लिखित में सूचित नहीं करे। लिखित में क्या गलत इंगित को, त्रुटिपूर्ण इंगित को, पहला ऑप्शन यही गलत लग रहा है मुझे। चलते हैं एक बार अगले ऑप्शन की ओर। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपातकाल उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपातकाल उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन माना जा सकता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय शासन होता है। वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं हुआ, यह भी सही है। तो पहला ऑप्शन है, यह हमें यह पूछा कि अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिमंडल, जबकि मंत्रिपरिषद नहीं, यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द आएगा, तभी मैं देख रहा हूँ कि मंत्रिमंडल उसे ऐसी घोषणा करने की लिखित सूचना नहीं करे संविधान का, यानी एकमात्र ऐसा ही तो है जिसके अंदर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल आएगा। तो पहला ऑप्शन है वही गलत हो गया और हमें पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की ओर। छोटी छोटी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर भारत एक गणराज्य है, क्योंकि ये भर्ती 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, शासकीय शक्तियां एवं संघ राज्यों के बीच बंटी हुई है, अनुत्तरित है। भारत एक क्या है, गणराज्य है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। अब हम कैबिनेट से संबंधित प्रश्न, प्रधानमंत्री है और उसकी शक्तियां से संबंधित ये प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी कौन सा, किसका भाग नहीं, संसद के राज्यसभा का भाग नहीं। लाल बहादुर शास्त्री वीपी सिंह हैं, IK यानी इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह हैं, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह थे, HD देवगौड़ा थे। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी यही नहीं है, ये लोकसभा से संबंधित है, राज्यसभा से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा और सभी राज्यसभा से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी वो नेता कभी भी नहीं रहे, अन्य जो भी नेता हैं वो सदन के नेता रहे। लाल बहादुर शास्त्री है वो नवंबर 1954 से मार्च 1955 तक रहे हैं। वीपी सिंह हैं वो दिसंबर 1984 से अप्रैल 1987 तक रहे हैं। गुजराल साहब है जून और नवंबर 1956 तथा अप्रैल 1997 और मार्च 1998 के अंदर रहे। HD देवगौड़ा साहब है वो नवंबर 1956 अप्रैल 1997 के बीच में रहे। मनमोहन सिंह जून 2004 से लेकर के मई 2014 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो इसमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी है वो लोकसभा से संबंधित थे। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं कि किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? और यह 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। 89वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो ये 15% है वो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर पारित किया गया था। और इसमें अनुच्छेद 75(1) के अंदर 75(1) कै जोड़ करके ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल 15% से अधिक नहीं होगी। यानी लगभग हम 15% की बात करें तो 83 मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री को मिलाकर के। यही होते हैं कि खजाने को आर्थिक भार है वो कम किया जा सके, ज़्यादा भार है वो नहीं पड़े। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 53 के अंदर। तो किसके अंदर है वो होती है? अनुच्छेद 71 संविधान के अनुच्छेद में कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है। अनुच्छेद 74(1) के अंदर देखिए, अनुच्छेद 78 में
नहीं तो 62 में, नहीं 78 में। तो इसके चारों ऑप्शन हैं वो नहीं है, तो इसको हम स्टार के ऊपर डालेंगे क्योंकि यह प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंदर है? दूसरी में, तीसरे में, चौथी में या पांचवी के अंदर? कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया? तो तीसरी अनुसूची के अंदर है। और अनुच्छेद 60 के अंदर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है वो 60 में, 69 में उपराष्ट्रपति, राज्यपालों की संबंध 159 में शपथ का वर्णन नहीं है। इसका प्रावधान अलग से अनुच्छेदों के अंदर किया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्र सामूहिक रूप से किसके प्रति है? राष्ट्रपति के, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो लोकसभा के प्रति है वो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यसभा के प्रसाद पर्यंत या इनमें से कोई नहीं? तो संघ के मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 75(1) के अंदर और 75(2) हम देखते हैं। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आ गया। दूसरे में बात करें कि अनुच्छेद 75(2) में मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से मंत्री लोकसभा के उत्तरदायी होंगे, ये हमने देख लिया है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 43 की चर्चा करें तो यह है कि निम्नलिखित में से कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन का में क्या करना है, चयन करना है। पहला ऑप्शन है संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का अवलोकन संविधान में केवल एक बार हुआ है और कहाँ पर हुआ है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान या संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो इनमें संविधान की इस शब्दावली में 42 में नहीं, गलत है ये दूसरा ऑप्शन। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका सही है, नहीं केवल एक वाला है वो सही है। संघ के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। इस शब्दावली को 42 में नहीं बल्कि 44वें संविधान 1978 में स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जाते हैं। गलत कथन का चयन करना में मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या न हो अनुत्तरित। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें यह पूछा, गलत कथन पूछा। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन मत नहीं, प्रत्येक सदन में अधिकार का नहीं होगा, यदि नहीं, ये तो गलत हो गया ना। तो इस प्रकार गलती पूछा तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? व्याख्याता भर्ती 2016 के अंदर यह प्रश्न आया था। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 79 में अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 78 के अंदर ये बात है वो कही गई है। तो हम अनुच्छेद 78 की ओर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ी जो अनुच्छेद है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल सही, निर्दिष्ट करता ही आ गया। इसके अब हम बात करें अनुच्छेद 74 की, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। 75 में हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। 79 के अंदर संसद का गठन होता है, यह बात है वो कही गई है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। भारत सरकार में नौकरशाही का वरिष्ठतम पद है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर यह प्रश्न आया था। क्या नौकरशाही का सबसे वरिष्ठतम पद कौन सा है? राष्ट्रपति का सचिव, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव? मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह कैबिनेट सचिव होता है, वरिष्ठतम है। यह कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। विभिन्न लोकसभाओं के पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रमण को ठीक करना है। 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो आया था। यानी अब संसद
लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्यों से संबंधित है वो प्रश्न हमें आया है, तो हमें उसको करना है। रवि रे, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े, सरदार हुकम सिंह। के.एस. हेगड़े, रवि रे, सरदार हुकम सिंह, बलिराम भगत। सरदार हुकम सिंह हैं, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े और रवि रे। बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े, रवि रे, सरदार हुकम सिंह। तो हमें यानी जो पहले कौन सा लोकसभा का पद ग्रहण किया था व्यक्ति, ये हमें पूछा है। तो इनमें से हम बात करें सरदार हुकम सिंह हैं, उसके बाद बलिराम भगत हैं, के.एम. हेगड़े हैं और रवि रे हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 48 की ओर। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्र से होने चाहिए। पहले था प्रावधान, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो अगला है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, नहीं एक जैसी कैसी हो सकती है। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद हम 80 की बात करें, राज्यसभा का गठन होता है जिसके अंदर 12 राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, उत्कृष्ट योगदान वाले मनोनीत होते हैं। खेल क्षेत्र है वो इसके अंदर भाग नहीं होता है, तो ये प्रश्न है वो ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्यसभा के प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद की विधि के द्वारा विहित करे। अनुच्छेद 55 के अंदर ये बात कही गई है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन यानी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, जीएमसी वालयोगी, बलराम जाखड़, सरदार हुकम सिंह। तो कौन सा है वो सबसे ज़्यादा रहा है, तो बलराम जाखड़ है वो रहे हैं। कब से कब तक, 22 जून 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक, इन 2 कार्यकाल लगातार पूर्ण किए थे। नीलम संजीव रेड्डी की हम बात करें तो ये भी 2 बार बने थे, लेकिन 2 बार इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था 1967 से 1969 में। मार्च जुलाई 1977 के अंदर सरदार हुकम सिंह की बात करें, हम सरदार हुकम सिंह की बात करें तो 1962 से 67 में, और जीएमसी बाल योगी है वो 1998, 1999, 2002 निधन हो गया था इनका। तो बलराम जाखड़ सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले व्यक्ति रहे। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 है, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। क्या सही है? नहीं है, गलत है। अगला ऑप्शन है लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन है राज्यों की संख्या बिल्कुल सही है। लोकसभा के आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है। 83 अनुसूचित जाति और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है वो किए गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें इसका बड़ी गहराई से है वो ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमें सही कथन का चयन करना है। तो इसके अंदर पहला और तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो पहला और तीसरा यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम लोकसभा के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 के अंदर गठन की बात है वो कही गई है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 552 है वो अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें से 552 में से 530 की हम बात करें, ये क्या होते हैं, ये राज्यों से तथा 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन हैं वो होते हैं। लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो मनोनीत प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। कितनी है? इसके अंदर 542 नहीं बल्कि 543 है। तो 543 है। अब वर्तमान में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, जिसमें से 84 इसके अंदर क्या दिया गया था, 83 नहीं बल्कि 84 तो एससी के होंगे और 47 व्यक्ति हैं वो एसटी के होंगे। तो यह प्रावधान है वो किया गया है। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 51 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का हमें मिलान करना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, कौन से राज्यों के अंदर कितनी सीटें हैं लोकसभा की सीटों की आरक्षित किया गया है, यह हमें प्रश्न है वो पूछा गया है। तो कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर है वो 28 सीटें हैं। कितनी हैं?
कर्नाटक में 28 है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। गुजरात में 26 हैं, गुजरात में 26 हैं और उड़ीसा के अंदर 21 हैं। तो देख लीजिए, पहले में 4 आ जाएगा यानी 4 4, पहला ऑप्शन तो ये कट हो गया। दूसरे में 25 है यानी 2 आ जाएगा पहले में। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका नहीं, दूसरा ऑप्शन है वो इसका 25 है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाए 25 1 में, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। चौथी में, 8वीं में, 10वीं में या तीसरी के अंदर? तो ये चौथी सूची के अंदर है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 17 मई 1952 को, 20 अप्रैल 1952 को, 17 मार्च 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। प्रथम लोकसभा के आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुए। लोकसभा का गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 18वीं, अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का गठन 2024 के अंदर हुआ है। तो चलते हैं, इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, संसद की संयुक्त समिति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो राज्यसभा के अंदर है वो लाया जाता है, तो ये 14 दिन पूर्व इसको जानकारी देनी होती है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 की ओर हम चलते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचान करना है। 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, कला। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की बात कर रहा है, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनमें पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 83 के अंदर 83 में यह प्रावधान है वो किया गया है। चलते हम प्रश्न नंबर 56 की ओर। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ स्टेट अनुत्तरित। तो कौन सा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट था पहले, यानी राज्यसभा का जो पूर्व के अंदर नाम था वो ये था। चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद की बात हो रही है। 25 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, तो कितने हो गए? 35 सदस्य होते हैं, तो कुल 35, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। जिसमें हम बात करें लोकसभा में आरक्षित सीटों की, तो एससी के, जिसमें से एससी के 4 होते हैं और एसटी के 3 होते हैं, यानी 7 सदस्य। और लोकसभा के अंदर आरक्षित नहीं होते हैं राज्यसभा के अंदर। प्रश्न नंबर 58 की ओर। 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्यों के रूप में कितनी महिलाएं चुनी गई है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। कितनी महिलाएं चुनी गई थी लोकसभा में? 62 हैं, 72 हैं, 78 हैं या 92 हैं? तो इसके अंदर 78 महिलाएं चुनी गई थी। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ये स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत विभाग के द्वारा 2018 के अंदर प्रश्न आया था। एम अनंत सेनम अयंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। दूसरा ऑप्शन है पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का समर्थन नहीं लिया गया था। तो हमें जो सही कथन है वो हमें चुनाव इसका करना है। पहले उपसभा की बात करें तो उपसभापति अनंत सेनम अयंगर, नहीं, ये गलत है। पहले तो वो थी कृष्णामूर्ति थे, श्री एम.वी. कृष्णामूर्ति थे, तो ये गलत हो गया, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। संसद से तात्पर्य है 2011 के अंदर ये प्रश्न आया था। राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा तथा लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा अनुत्तरित। संसद से हमें राष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसी से हम संसद का निर्माण करते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पर। 2013 के अंदर कोच में भर्ती 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा का जो 6 वर्ष के लिए होता है, पहले तो इसका कभी विघटन नहीं होता, ये बात हमें ध्यान रखना है। दूसरी, इनके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त है वो होते जाते हैं और उनकी जगह नए आते जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। लोकसभा का स्पीकर क्या है? भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अनुत्तरित सही है। लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित है वो किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही है। कार्यकाल अगली लोकसभा के लिए
गठन के बाद प्रथम अधिवेशन तक रहता है और शपथ है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही शपथ लेता है। बाद में अध्यक्ष की कोई भी शपथ है वो नहीं लेता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 63 की ओर। अब सर्वोच्च न्यायालय है और उसकी संगठन है, शक्तियाँ हैं, वो उससे प्रश्न है वो कितने हैं वो हमें करने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। 2024 के अंदर ये प्रश्न आया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। अगला है अनुत्तरित। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो हमें ये सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 124(4) में इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जबकि अध्यक्ष या सभापति के हटाने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसके बाद यानी सबसे पहले तो सभापति या अध्यक्ष है वो इसको स्वीकार करना होता है। उसके बाद सभापति के द्वारा यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यों की, इसके अंदर कितने सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है। 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है जो आरोपों की जांच करेगी, जिसके अंदर कौन कौन से होने चाहिए। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या एक सर्वोच्च न्यायालय, पहले तो बात यह हो गई। दूसरी बात यह होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से कोई एक 3 प्रतिष्ठित न्यायविदों में से एक सदस्य लिया जाएगा। कोई भी एक 3 न्यायालयों में से एक प्रतिष्ठित न्यायविद लिया जाएगा और उसके बाद एक सदस्य है। उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर ऑप्शनों की बात करें तो इसके अंदर ऐसी बात कहीं पर भी नहीं है, तो इसका हम स्टार है देख करके चलेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। गोपनीयता के संबंध में, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है। 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया जो जीवन और स्वतंत्र की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है वो इसको राइट है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 न्यायाधीशों की पीठ नहीं, 10 नहीं थे, गलत है, 9 न्यायाधीश थे, यानी अभी गलत हो गया। अगला है कि यदि यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जज खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया। बिल्कुल सही है, खंडपीठ ने दिया था 2017 के अंदर। 2017 में यह फैसला हुआ था, 2017 में। अगला है सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। यह भी सही है, इन्होंने यह भी कहा था। इस प्रकार चौथा यानी ए, सी और डी भी गलत है। ए, सी और डी यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 65 के। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित। अनुच्छेद 20 व्याख्याता भर्ती 2020 में, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56B, अनुच्छेद 124(4). तो क्या है पद अवधि। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124(4) के अंदर साफ साफ लिखा गया है के अंतर्गत असमर्था या सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देते हैं तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है। ये साफ साफ अनुच्छेद 124 के अंदर। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है। व्याख्याता भर्ती 2018 में, या यही प्रश्न 2016 के अंदर आया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करता है। 3 से, 4 से, 5 से या 6 से। तो 4 न्यायाधीश होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली 1993 के अंदर शुरू हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ था। 1984 में, 1995 में, 1993 में, 1998 में। अभी देखा तो 1993 के अंदर है वो होता है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 68 की ओर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है। उच्चतम न्यायालय, विधि मंत्रालय, संसद या विधि आयोग। तो कौन सा होता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत होता है। तो यह अनुच्छेद 124 के अंदर संसद होता है। अनुच्छेद 124 में दिखा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियम का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है, जो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। संसद के महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही किस
न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर्ती 2011 केंद्रीय प्रश्न है, वो आया था। वी रामास्वामी, सौमित्र सेन, पीडी दिनकरन, सी पद्मनाभन। तो पीडी दिनकरन है, इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी और ये कार्रवाई शुरू होने से कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। तमिलनाडु में तिरुम जिले में जमीन हथियाने के आरोप में लगे थे इनको। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। प्रश्न नंबर 70 की ओर हम चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचानना है। स्कूल व्याख्याता वृत्ति 2024 के अंदर यह प्रश्न आया था, यानी आयोग बोर्ड से संबंधित यह प्रश्न है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनके कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो वह होती है। हमें इसके अंदर सही कथन का चुनाव करना नहीं, ये प्रश्न है, ऑप्शन है वो गलत है। अगले ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को 1952 को अच्छा ये स्थायी है, लेकिन 1950 को भी थी, यहाँ 52 दे दिया तो ये गलत हो गया। बहुमत के द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना 1990 के अंदर की गई थी। अगला है कि रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ये तो सही है भाई, एकमात्र चुनाव आयुक्त बनी थी। तो इसके अंदर 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। उसके बाद इसको 6 वर्ष या 62 वर्ष यह होता है, तो यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। एक तरफ आयोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका सन दे रखा है कि कब हुआ था। वित्त आयोग, विधि आयोग, सतर्कता आयोग, योजना आयोग। वित्त आयोग की स्थापना 1951 के अंदर है, वो हुई थी, यानी पहले में 4 आ जाएगा। तो पहले में 4 यानी दोनों ऑप्शन है वो तो कट हो गए, दोनों ऑप्शन है ऊपर वाले वो कट हो गए, तो यह और ये बचे हैं। तो पहले में वित्त आयोग, इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में और ये एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के अंदर इसका गठन हुआ था। उसके बाद हम विधि आयोग की बात करें तो 1955 के अंदर होती है विधि आयोग, 1955 में। इसका दूसरा ऑप्शन है विधि आयोग की जो स्थापना है वो 1955 में। तो ये ऑप्शन है वो कट गया, तो यानी चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। गैर संवैधानिक निकाय है, समय समय पर यह गठित होती रहती है। सतर्कता आयोग की बात करें तो यह भ्रष्टाचार निवारक के लिए समिति का सिफारिश की गई थी 1964 में और ये एक संवैधानिक निकाय है। कब हुआ था? 1964 में। और योजना आयोग 1950 में। 2015 के अंदर नीति आयोग ने इसका रूप है वो ले लिया था। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। भारत में लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। अगला है संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान प्रदान करता है। तीसरा है संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंध में राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। चौथा है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। तो हमें इसमें से सही कथन है वो हमें पूछा है। तो इसके अंदर पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन है वो सही है या नहीं है, तो यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। नीति आयोग 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, एक आदेश द्वारा स्थापित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है। कार्यकारी आदेश यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल की कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की गई थी। इसकी स्थापना आयोजना आयोग 15 मार्च 1950 के स्थान पर की गई, यानी पहले आयोजना आयोग था इसका नाम। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। संघ लोक सेवा आयोग नहीं, ये पूछा बिल्कुल है। भारत का निर्वाचन आयोग ये भी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो है ही। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग उसकी 1956 में इसकी स्थापना हुई और एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 215 से 323 तक इसके अंदर प्रावधान है। भारत का निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को ये संवैधानिक निकाय है। 324 के अंदर इसकी अवधारणा है वो की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में संवैधानिक निकाय है, 338 के अंदर इसकी अनुच्छेद 338 में प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 75 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा नहीं है? व्याख्याता भर्ती कोच 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? तो नीति आयोग है, वो नहीं है, क्योंकि नीति आयोग इसकी स्थापना आयोजना आयोग 15 मार्च 1950 के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल की कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी। अतः यह एक गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है। अब हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके अंदर हुआ है। अनुच्छेद आयोग 324 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना एक संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर गठन किया गया और ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार आज हमने जो संस्कृत शिक्षा विभाग से लेकर के सामान्य है आरपीसी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर जितने भी राजनीतिक विज्ञान की हम बात करें, राजनीति के प्रश्न है वो पूछे गए थे, उनकी हमने विस्तार पूर्वक से व्याख्या है वो कर ली है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न आए थे उनकी हमने चर्चा कर ली है। आगे के प्रश्नों की अब हम देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है या हिंदी है, किन के प्रश्नों की हम चर्चा करें, यह भी आप सभी के सामने जल्दी आपके सामने क्लास आने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथियों, आप सभी को अगर क्लास है वो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और किसी भी प्रश्न का अगर डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर फील करें। आपके चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, इसको सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के आप टेस्ट है वो दे सकते हैं। हम रीट मेंस के टेस्ट है वो शुरू कर रखे हैं, यानी मॉडल पेपर, उनका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर करवाते हैं बिल्कुल फ्री, और फ्री आपका टेस्ट है टेलीग्राम पे चलता है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।